डॉक्टर साहब बात करेंगे कुछ हेल्थ केयर सेंटर के हवाले से कि हेल्थ केयर सेंटर का आगाज़ कब से हुआ, आप कब से जुड़े, कैसी रही आपकी जर्नी? आई थिंक यू आर आस्किंग अबाउट हेल्थ केयर कमीशन। जी, हेल्थ केयर कमीशन जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जो रेगुलेटरी बॉडी का कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान में आज से अराउंड 15 इयर्स बैक इसका कोई कंसेप्ट नहीं था कि हेल्थ को रेगुलेट कैसे किया जाए, हेल्थ केयर डिलीवरी को रेगुलेट कैसे किया जाए। तो ये कॉन्सेप्ट जब आया दुनिया में तो मौजूद था, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी थी जो मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग को रेगुलेट करती थी, लेकिन हमारी जो हेल्थ केयर डिलीवरी जहाँ पेशेंट को केयर प्रोवाइड की जाती है उसको रेगुलेट करने के लिए कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। तो 15 इयर्स बैक ये पंजाब में पहले स्टार्ट हुआ आफ्टर डिवोल्यूशन ऑफ 18th अमेंडमेंट के बाद। तो फिर ये सारे सूबों ने अपने अपने हेल्थ केयर कमीशन बनाए। पहले पंजाब ने बनाया, फिर सिंध ने बनाया, फिर KPK ने बनाया, फिर सिंध ने बनाया, उसके बाद इस्लामाबाद और अब बलूचिस्तान ने बनाया। तो हमारा जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन है इसका एक्ट पास हुआ था 2014 में, लेकिन इसने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे 2018 में। तो हमारी उम्र अभी तकरीबन 8 साल है। तो ये एक इदारा है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे पेशेंट को केयर डिलीवरी दी जाती है उसको रेगुलेट करता है। हम उनको रजिस्टर करते हैं, उनको लाइसेंस देते हैं, उनके ऊपर स्टैंडर्ड की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ताकि उनकी क्वालिटी इम्प्रूव हो। नंबर 1, ये जो कॉन्सेप्ट है पहले ज़माने में जो हम करते थे, डॉक्टर अपनी एक रजिस्ट्रेशन कराता था क्वालिफिकेशन की PMDC के साथ, आपने नाम सुना होगा, PMDC के दायरा है। हम उनकी क्वालिफिकेशन को रजिस्टर नहीं करते, हम उनकी प्रैक्टिस को रजिस्टर करते हैं। मिसाल के तौर पर एक हॉस्पिटल है तो उसके अंदर स्टाफ कितना होना चाहिए, उसके अंदर फैसिलिटीज़ क्या क्या होना चाहिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और वो जो मरीज़ को केयर दे रहे हैं वो किस तरह की होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन किस तरह होना चाहिए, कम्युनिकेशन किस तरह होना चाहिए। तो जितना भी अमल है जो पेशेंट केयर के अराउंड होता है उसको हम रेगुलेट करते हैं। अगर कोई हमारे स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई करता है तो उसको हम रजिस्ट्रेशन के बाद लाइसेंस देते हैं। तो वो कहलाता है कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन लाइसेंस्ड हॉस्पिटल। तो ये एक तरह से उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है कि नाउ दिस हॉस्पिटल हैज़ क्वालिफाइड, जिसने वो सारे काम कर लिए हैं जो बेसिक्स हैं। तो ये एक तरीका कार है जो कि रेगुलेट करेगा। डॉक्टर साहब, आपने अभी रजिस्ट्रेशन की बात की, तो डॉक्टर या हॉस्पिटल को रजिस्टर होना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई एक बॉडी हो जो उनकी डाइवर्सिफाइड अप्रोच टू प्रैक्टिस है उसको यूनिफॉर्मिटी पे लाया जाए, यानी उसकी बेहतरी की जाए। क्योंकि हर इंसान को अपनी मर्ज़ी पर नहीं छोड़ा जा सकता कि वो जैसे चाहे पेशेंट को ट्रीट करेगा। तो उसके लिए ज़रूरत होती है कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम हो जो कि पेशेंट केयर का हो, जो कि दुनिया भर में एक्सेप्टेबल है। और ये सब चीज़ दुनिया भर में होती है। US में भी, यूरोप में भी रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं जो हॉस्पिटल्स को और हेल्थ केयर को रेगुलेट करती हैं। फिर इसमें आगे और बहुत सी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर इसके अंदर एक बड़ा काम ये है कि जो इललेजिटिमेट डॉक्टर है, जिसको आप क्वैक्स बोलते हैं या अताई डॉक्टर बोलते हैं, वो भी हमारा ही मैंडेट दिया गया है कि उनको बंद करना, उनको ख़त्म करने की कोशिश करना विद द सपोर्ट ऑफ ऑल अदर स्टेक होल्डर लाइक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, इनके साथ मिलकर उसको बंद करने की कोशिश करना। ये एक जंग है, एक जिहाद है जो कि क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम जो हमारा है वो ये है कि अगर किसी पेशेंट को ड्यूरिंग केयर प्रोसेस किसी किस्म का ग्रीवेंस होता है या उसकी कोई शिकायत होती है, उसको प्रॉब्लम आता है अपनी केयर प्रोसेस से, या खुदा न खास्ता वही समझता है कि उसके किसी अजीज़ की जो मौत है या तकलीफ़ में आया है वो डॉक्टर की किसी नेग्लिजेंस की वजह से आया है या अस्पताल के किसी सिस्टम फेलियर की वजह से आया है, ये एक एलिगेशन होती है अनटिल इट इज़ प्रूव्ड, तो वो कंप्लेंट हमारे पास आती है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपके ज़रिए चाहूँगा कि आपके नाज़रीन तक पहुँच जाए, वो ये बहुत ज़रूरी है कि कंप्लेंट का एक सिस्टम है। वो ये है कि हर आदमी बस कंप्लेंट लेकर हमारे पास डायरेक्ट नहीं आ सकता। पहले उसको कंप्लेंट उस अस्पताल से करनी है जहाँ उसका इलाज हो रहा था। अगर उसको 1 महीने में वहाँ से जवाब नहीं मिलता या वो सेटिस्फाई नहीं होता, देन ही हैज़ अ राइट टू कम टू सिंध हेल्थ केयर कमीशन, और वो कंप्लेंट फिर मेंटेनेबल हो जाती है, जिसकी प्रॉपर थॉरो टेक्निकली उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। उसको सारे एक्सपर्ट्स जो उस फील्ड के होते हैं वो उसको इंटरोगेट करते हैं, दोनों पार्टीज़ को अपना ओपिनियन देते हैं, और उसके बाद एक ऑर्डर निकलता है। अच्छा, जो वो ऑर्डर निकलता है इस लाइक अ सेमी जुडिशल ऑर्डर, क्योंकि क्वाजी जुडिशल बॉडी है। उस ऑर्डर को हम दोनों पार्टीज़ को देते हैं। दे हैव अ राइट टू चैलेंज अवर ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट। तो ये एक सिस्टम है जो कि कंप्लेंट का है, एक सिस्टम बताया रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग का है, एक चीज़ बताइए आपको कि क्वैक्स के ख़िलाफ़ काम करने का है, एक चौथी चीज़ हमारी है कि हम स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर बनाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एस्थेटिक क्लिनिक्स बहुत खुले हुए हैं आजकल। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है,
अब हम एस्थेटिक क्लिनिक के खिलाफ नहीं है, हमें जो स्टैंडर्ड हम बनाएंगे, हम एस्थेटिक सेंटर से बोलेंगे आप इनको फॉलो करें। अगर वो उनको फॉलो नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इसी तरह से जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, उनके अलग स्टैंडर्ड्स हैं, सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल के अलग स्टैंडर्ड हैं। एक जनरल प्रैक्टिशनर जिससे प्रैक्टिस कर रहा है, बैठा हुआ पेशेंट देख रहा है, तो डेली 200-150 जितने भी पेशेंट देख रहा है, उसके अलग स्टैंडर्ड्स हैं। तो इस तरह से हमारे स्टैंडर्ड्स भी हम बनाते हैं, यही स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन क्योंकि हमने अपना सफ़र 8 साल पहले शुरू किया था, तो 8 साल में आप समझ सकते हैं कि वी आर ट्राइंग टू करेक्ट अ सिस्टम विच वाज बिल्ट 78 ईयर्स अगो। तो हम सब जगह भी नहीं पहुँचे हैं, वी आर इन द प्रोसेस, इन द जर्नी। डॉक्टर साहब, जनरली ये सारे डिस्कशंस होते नहीं है ना, एक आम आदमी को इतनी डिटेल्स पता नहीं होती हैं, तो आई एम ग्लैड कि आप यहाँ बैठे और हमने इतनी डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया। बात कर लेते हैं थोड़ी सी हेल्थ के हवाले से भी। ये जो वबाई अमराज हैं, जैसे HIV है, मंकी पॉक्स है, खसरा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इनके फैलने की बुनियादी वजूहात क्या होती हैं? देखिए, इसमें 2 बातें ज़रूरी है बताना आपको। आपने मेरी तारीफ़ की है, इदारे की तारीफ़ की, थैंक यू फॉर दैट। इसमें पहली बात ये है कि हम रेगुलेटर हैं, हम हेल्थ को मैनेज नहीं करते। ये एक डिस्क्लेमर देना इसलिए ज़रूरी है कि हेल्थ को मैनेज करना हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है। और हेल्थ डिपार्टमेंट एक तो गवर्नमेंट सेक्टर हो गया और एक पब्लिक सेक्टर है बहुत बड़ा। इस वक्त 70% केयर पब्लिक सेक्टर में है, सॉरी प्राइवेट सेक्टर में है, और तकरीबन 30% केयर जो गवर्नमेंट सेक्टर में है। तो इस तरह आपसे पूरा शिफ्ट हो गया है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑफ HIV या वबाई अमराज की जो आप बात कर रही हैं, वबाई अमराज डिफरेंट किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से, एक इंसान से दूसरे इंसान को लगे, उसको वबाई या कंटेजियस या कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। अच्छा, अब ये है कि आपका पर्टिकुलर एम्फेसिस क्योंकि HIV से है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। HIV या एड्स का एक वायरस होता है। जो वायरस फैलने का तरीका ये है कि ब्लड का जब दूसरे पेशेंट के ब्लड के साथ कांटेक्ट होगा तो ही वो फैलेगा। यानी वो स्किन से स्किन नहीं फैलेगा, या खांसने से नहीं फैलेगा, या हाथ मिलाने से नहीं फैलेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि खून का खून के साथ मिलाप हो। अब ये खून का खून के साथ मिलाप कैसे हो सकता है? एक इंसान एक सिरिंज यूज़ करता है और उसी सिरिंज को बगैर स्टरलाइज किए दूसरे इंसान में यूज़ करता है, तो उस पर जो उसका ब्लड के पार्टिकल्स लगे हुए हैं जिसमें वो वायरस मौजूद था, वो दूसरे इंसान में जब इंजेक्शन लगाया तो उससे फैल गया। ये पुराना ज़माना था जिसको कहते थे कि रीयूज़ ऑफ द सिरिंज। तो गरीब ममालिक में ये इस तरह की हरकतें ज़्यादा होती थी, तो ये एक बड़ी वजह थी उसकी। अब इस पर बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है। इसके अलावा जो IV ड्रग यूज़र होते हैं, जो ये नशेई लोग होते हैं जो बैठे कर रहे होते हैं, वो इस चीज़ का एहतियात नहीं करते। तीसरी चीज़ ये है कि आपने कुछ सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं या बात करें, आपके इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो कंटामिनेटेड हैं और आपने एक मरीज़ का दूसरे मरीज़ में फैला दिया। आपके हॉस्पिटल में या आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटी में इन्फेक्शन कंट्रोल की प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है, सफाई सुथराई का सही काम नहीं हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल। इसके अलावा भी बहुत सी वजह हैं जिनको हम कभी कभी इग्नोर करते हैं। अनसेफ, इरेगुलर, एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि फैलने की सबसे बड़ी वजह शुरू में बना था कि उसके बारे में कुछ टैबूज़ होते हैं, स्टिग्मा होते हैं, आप पब्लिक कैंपेन नहीं कर पा रहे होते। फिर ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन में भी ये बहुत देखा गया है और वो आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं बढ़ रही है। तो उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों हम कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे यहाँ जो ये वाले एलिमेंट्स हैं दे आर नॉट आइडेंटिफाएबल। वेस्ट में ये आइडेंटिफाएबल है, आप इनको टारगेट कर सकते हैं। हमारे यहाँ दे आर स्प्रेड इनटू द कम्युनिटी, सो यू कैन नॉट टारगेट अ सिंगल पर्सन। अच्छा जी, एक और बहुत बड़ी वजह जिसको हम इग्नोर करते हैं वो बार्बर शॉप है। बार्बर शॉप पे जो वो यूज़ कर रहा है वो कोई स्टरलाइज नहीं करता, और बार्बर शॉप वो जगह है जहाँ शायद डॉक्टर के पास तो मरीज़ 2 महीने में 3 महीने में एक दफ़ा जाता है कोई मरीज़, लेकिन बार्बर शॉप पे ऑल्टरनेट डे पे जाता है, और ऑल्टरनेट डे पे वो शेव बनाते वक्त एक्सपोज्ड होता है कम्युनिकेशन ऑफ दिस डिजीज़ किसी और मरीज़ से उस मरीज़ में, तो उसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये अच्छा, फिर आपका अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि आपका ब्लड स्क्रीन ना हो, प्रॉपर्ली देखा ना गया हो, किसी मरीज़ का जिसको HIV हो उसका खून किसी और को लग जाए। इसके अलावा एक इसकी ट्रांसमिशन होती है जिसको वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। वर्टिकल से मुराद ये होती है कि माँ को एड्स थी तो जो बच्चा उसके पेट में होगा उसको भी वो एड्स हो जाएगी, तो जब वो बच्चा पैदा होगा शुरू से तो उसको एड्स होगी। अब ये सारी वजूहात हैं, लेकिन अगर आप किसी एक वजह को एड्रेस कर भी लें या 2 वजह को एड्रेस कर भी लें, क्योंकि मेरा या हमारे इदारे का डोमेन क्या है कि भाई कहीं IV ड्रग जो है वो जो ड्रग है वो अपना सिरिंज है वो रीयूज़ ना हो। लेकिन सिरिंज का रीयूज़ करना जो है ये एक एटीट्यूड है।
मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि एक हॉस्पिटल में हम जाते हैं या एक क्लिनिक पे जाते हैं, हमें फील होता है कि यहाँ पे सिरिंज रीयूज़ हो रही थी, हम उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाते हैं, उसको समझाते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, सब कुछ कर देते हैं। बट वंस वी वॉक आउट ऑफ द क्लिनिक, वो पीछे क्या करेगा, हाउ कैन वी अनश्योर। सो इट्स एन एटीट्यूड। सो हम कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें शुरू से लोगों को पता हों, अंडर ग्रेड लेवल से लोगों को पता हों, लेकिन बिकॉज ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी, पीपल आर स्टिल गोइंग टू सम इलेजिटिमेट क्लिनिक या छोटे क्लिनिक जहाँ सफाई सुथराई नहीं है। तो यहाँ पे ये सारी वो वजूहत है जिनकी वजह से ये फैलता है। मंकी पॉक्स का आपने जिक्र किया था, मीजल्स का आपने जिक्र किया था। मंकी पॉक्स इज़ नॉट वेरी प्रीवेलेंट। इसको प्रीवेलेंट का मतलब ऐसा फैला हुआ नहीं है, वो स्पेसिफिक है, हमारे कंट्री की डिजीज़ ही नहीं है। वो आजकल क्योंकि ट्रैवलिंग होती है, उसमें कोई मरीज़ बाहर से लाएगा, उसके बाद उससे इंडेक्स केस कहते हैं पहले केस को, उससे औरों को फैलता जाए और आप उसको कंट्रोल ना कर सकें, उसके लिए बेहतरीन निज़ाम होता है कि आपके पास सर्वेलेंस का सिस्टम हो, कि आप यहाँ कोई भी डिजीज़ जब हो तो वो टाइमली रिपोर्ट हो, जिसको कहते हैं डेटा सबमिशन। चाहे वो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल हो, अगर उसके अंदर रॉबस्ट मैकेनिज्म होगा डेटा शेयर करने का, तो जैसे ही वो डिजीज़ शुरू होगी आप उसको वहीं पकड़ सकेंगे। लेकिन अगर देर हो जाएगी तो काफ़ी फैल जाएगी वो। मीजल्स एक सीजनल है, मलेरिया सीजनल है, ये सारी बीमारियाँ जो थी ये सीजनल वायरस होते हैं। और अभी भी हमारी कंट्री में क्योंकि ओवर क्राउडिंग है, बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं, बच्चों की डिजीज़ है, इम्यूनाइजेशन हमारी यहाँ अच्छी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी मीजल्स के केसेस होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। वैसे देखा गया डॉक्टर साहब कि अक्सर टीवी पर या बिलबोर्ड्स वगैरह पर सेल्फ मेडिकेशन के वो लगे होते हैं ना, फ़लानी दवा खा लें आप 8 घंटे में रिलीफ, और जनरली लोग भी जाकर कोई भी दवा आसानी के साथ ख़रीद लेते हैं। आपको नहीं लगता कि लाइक ये चीज़ ठीक नहीं है? वैसे भी कहते हैं नीम हकीम ख़तरा जान, और उसके बाद आप कोई भी दवा जाके ले लेते हैं, रिएक्शंस भी हो जाते हैं लोगों को, लोगों की तबीयत भी बिगड़ जाती है, तो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता? बिल्कुल लिया जा सकता है, इसका लॉ मौजूद है और ये लॉ गवर्न करती है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। मेडिसिन के बारे में सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में आती हैं। हैविंग सेड दैट, सोशल मीडिया सबसे बड़ी क्वैकरी होती है। एक तो क्वैक होता है ना, डॉक्टर अताई डॉक्टर हम बोलते हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे जो क्वैकरी हो रही है, जिसमें एक आदमी बैठ के पूरे दावे कर रहा होता है कि आप ये मिलाकर ये करके ये पिएंगे तो ये चीज़ हो जाएगी और आपका कद लंबा हो जाएगा, आपकी चर्बी घुल जाएगी, आपका फला चीज़ हो जाएगी, तो लोग बेचारे जो परेशान होते हैं वो फ़ौरन उस पर अमल शुरू कर देते हैं। तो मैसेज आपको ये देना चाहिए, रिपीटेडली देना चाहिए, नॉट ऑन ओनली टू रेज प्रोग्राम, बल्कि इट विल बी अ पब्लिक सर्विस दैट स्टार्टिंग में आप ये जुमला रोज़ बोलें, आपको बहुत सवाब मिलेगा। जी जी बताइए। आप ये बोला करें कि भाई जो सोशल मीडिया पे आपको किसी किस्म की हेल्थ की टिप्स आ रही होती हैं, ये मुस्तनिद नहीं होती, प्लीज़ उनको फॉलो ना करें, और आप भी मैं फॉलो करें ना, मैं फॉलो करूँ। जी डॉक्टर साहब यकीन जानिए, मैं इस तरह तकरीबन रोज़ाना प्रोग्राम में यही अवेयरनेस दे रही होती हूँ कि भाई सेल्फ मेडिकेशन ना करें, जो गूगल बाबा बैठे हैं और जो यूट्यूब पे आपने देख के शुरू कर दिया है वो ना करें, क्योंकि इससे आपको नहीं पता कि वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं। वो तो एक जनरल डिस्कशन कर रहे होते हैं ना उसके अंदर। लाइकवाइज दवाओं का भी ऐसे ही है कि फलानी दवा आप खा लें, पेन किलर है, 4 घंटे बाद इसको रिपीट कर लें। अब लोग खा उसको बिल्कुल कैंडी की तरह से पेन किलर्स खा रहे होते हैं। इवन जो वो होती हैं नींद की दवाएं जो होती हैं वो भी बहुत सारी मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाती हैं, जबकि कितना ख़तरनाक है ये। इसलिए ख़तरनाक है कि जब आप पेन किलर खाते हैं तो आप अपनी डिजीज़ को सप्रेस कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो सप्रेस कर देते हैं तो आपको पता नहीं पड़ता कि आपको प्रॉब्लम क्या था। तो यू वर ट्राइंग टू ट्रीट सिम्टम्स बट नॉट द डिजीज़।